नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीडर का सिलेबस हम कुछ कवर कर रहे हैं जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिक सिस्टम। काफ़ी साथियों की रिक्वेस्ट आई थी इसके एक सिंपल वे में करवाने के लिए, तो उसको हम कवर करेंगे। कल न्यूमेटिक सिस्टम के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था, उससे रिलेटेड भी कुछ वाल्स वगैरह का वीडियो हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे कुछ ही देर में या कुछ घंटों में। आज हम हाइड्रोलिक्स के बारे में थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। तो एक तो जो मेरे साथ ही चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें फीटर से रिलेटेड। और अगर आप इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और नीमी से रिलेटेड पीडीएफ्स के काफ़ी सारे वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बना रखे हैं, तो जिसमें नीमी की पीडीएफ को हमने सोल्व कर रखा है डिटेल्ड रूप में एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। तो वो भी आप चैनल के ऊपर जा कर के वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको फिटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने लिखा हुआ है हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स। हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स क्या होता है? देखिए हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स कहलाता है। और हाइड्रोलिक सिस्टम क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक सिस्टम वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो सारे बल प्रयोग हैं वो एक द्रव के द्वारा किए जाएं। यानी कि एक बल लगाने के लिए, एक प्रेशर लगाने के लिए हम जहाँ पे द्रव का उपयोग करते हैं वो सिस्टम क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाता है। हमारे आसपास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती हैं, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जेसीबी वगैरह आपने देखी होगी, स्क्रू जैक्स वगैरह देखे होंगे, गाड़ी के जैक्स वगैरह देखे होंगे, सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी उठाने के जैक्स वगैरह आपने देखे होंगे। सारे के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर चलते हैं, उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोलिक सिस्टम आपको देखिए, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें बल को ट्रांसफ़र करने के लिए द्रव का प्रयोग किया जाता है। ये आप नोट कर लें। एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें बल को ट्रांसफर थोड़ी राइटिंग खराब है भाई मेरी। ट्रांसफर करने के लिए द्रव यानी कि लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम की डेफिनेशन है, आप नोट कर लें ज़रूर। देखिए ये जो शब्द है हाइड्रोलिक, ये भी दो ग्रीक वर्ड हैं, एक है हाइड्रा, ठीक है, और दूसरा है ओलिक। हाइड्रा का मतलब होता है पानी, वाटर, और ओलिक का मतलब होता है पाइप, ठीक है। इन दोनों से मिलकर के बना है हाइड्रोलिक, ठीक है। पानी को कंट्रोल करने के लिए हमें पाइप, ट्यूब, कंटेनर ये सब तो चाहिएंगे, और उसके अंदर दबाव पैदा करने के लिए हमें पंप या मोटर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। तो उन सभी चीज़ों से मिलकर के बनता है एक पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट लॉ है, इसको हम कहेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल का नियम जिसको कहते हैं हम,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हाइड्रोलिक सिस्टम, इसी के बेस्ड है, इसी पे ऊपर बेस्ड है, सारे आपके जैक वगैरह इसी के अनुसार ही काम करते हैं। इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो पास्कल लॉ की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। किसी बंद कंटेनर में द्रव पर लगाया गया बल उस द्रव के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। काफ़ी सिंपल रूप से ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि एक ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। मैंने किसी भी, जैसे ये एक पिस्टन दिखा रखा है आपको यहाँ पे, ये पिस्टन अगर यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे पूरा ये लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ से जब फोर्स लगेगा तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स इस कंटेनर की प्रत्येक बिंदु के ऊपर लगेगा, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला फोर्स बराबर होगा। यानी कि ये सपोज करो ये जो इतना एरिया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर स्क्वायर का है, और 1 मीटर स्क्वायर पर अगर 1 मीटर स्क्वायर पर अगर 10 kg का फोर्स लग रहा है तो 10 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा, 100 kg का, ठीक है। प्रत्येक बिंदु पे समान हो गया ना। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर फोर्स कितना लग रहा है, 10 kg, तो 10 मीटर स्क्वायर के एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, 100 kg, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा हमें, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एरिया है वो बढ़ा दिया, ठीक है। ये एरिया हमने बढ़ा करके और 50 मीटर स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, 50 मीटर स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे अपना फोर्स कितना लगेगा, इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं F2। F2 यानी कि दूसरी जगह पे फोर्स, यहाँ जो फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं F1, और यहाँ का एरिया है A1 और यहाँ का एरिया है A2। तो F2 निकालने, यानी यहाँ पे एरिया अपन ने बढ़ा दिया तो फोर्स कितना लगेगा वो निकालने का फॉर्मूला है A2 अपॉन में A1 इंटू में F1, ठीक है। A2 क्या है, ये वाला एरिया, A1 क्या है, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया वो क्या था, F1 था। अब हमें निकालना क्या है, F2 निकालना है कि यहाँ पे कितना फोर्स हमें प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे एरिया कितना था अपना, 10 मीटर स्क्वायर का, ठीक है, अपॉन में A1 सॉरी A2 लिखा हुआ, तो एरिया यहाँ पे कितना है अपना 50, और नीचे है A1, तो यहाँ पे कितना एरिया था अपना 10, और फोर्स अपना स्टार्टिंग में कितना लगाया था अपन ने वहां पे 100 kg का, ठीक है। तो इसको आज जब अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इजिकल टू 500 kg, ठीक है। वही यहाँ पे 500 kg दिया गया है। इसका मेन बेनिफिट क्या है पास्कल लॉ का, मैं आपको बता दूं कि सपोज करो ये यहाँ पे अपन ने एक हैंडल लगा रखा है, देखा होगा काफ़ी सारे जैक्स में हम हैंडल लगा करके और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उठा देते हैं, ट्रक उठा देते हैं। हैंडल किससे लगा रहे हैं, हाथ से लगा रहे हैं, और वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रक या कार या बस है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि
ये जो एरिया है ये बड़ा है, यानी कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो सकती है अपनी, ठीक है। सपोज करो ये जैक है, इसके नीचे ये एरिया है, ये बड़ा है, यहाँ पे ये अपना पंप लगा हुआ है, ठीक है, जिससे अपन पंपिंग कर रहे हैं। तो उस पंप के द्वारा पिस्टन है, पिस्टन के द्वारा यहाँ पे फोर्स निरंतर लगाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक एनआरवी लगा रहता है। एनआरवी होता है नॉन रिटर्न वाल्व। जब अपन फोर्स लगाते हैं तो इधर का जो फ्लूइड है वो उस साइड में एनआरवी है वो ओपन हो जाता है और फ्लूइड उधर चला जाता है, और जब वापस धक्का लगता है तो एनआरवी बंद हो जाता है। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब होता है जो किसी भी हवा या लिक्विड को एक ही दिशा में बहने दे, वापस उसको नहीं जाने दे, ठीक है। तो वो जैसे जैसे पंपिंग करते जाएंगे अपना फ्लूइड उधर जाता जाएगा, और अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ उतना ही फोर्स प्रत्येक पॉइंट के ऊपर लग रहा है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से अपना जो फोर्स है वो ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अपन ने वहाँ पे कम लगाया, लेकिन लिक्विड का एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे लिक्विड ज़्यादा है तो फोर्स है ज़्यादा लग रहा है और अपनी गाड़ी है वो उठ जाती है। तो ये इतने बड़े बड़े काम अपन ईजिली इसलिए कर पाते हैं, किसकी वजह से, पास्कल के नियम की वजह से कर पाते हैं। पास्कल के नियम के द्वारा ये सारी खोज की गई है, ये सारी चीज़ें पास्कल के नियम के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो आई होप के सभी ने इसको नोट कर लिया होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। ये इसका फॉर्मूला है बल निकालने के लिए, ये कंटेनर के द्वारा समझा रखा है किस तरीके से इधर फोर्स कितना है, एरिया कितना है, और उधर फिर फोर्स कितना होगा, एरिया कितना होगा, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे पास्कल के लॉ की डेफिनेशन बता दी है। अब देखो एक चीज़ होती है कैविटेशन, ये नोट कर ली होगी सभी ने, या वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। एक चीज़ होती है हाइड्रोलिक्स में ही कैविटेशन, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं यहाँ पे आपके देखा होगा आपने नीमी बुक वगैरह में या अपनी फिटर की बुक में बहुत सारा मैटर है, बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं। अब सिंबल्स वगैरह यहाँ पे करवा नहीं सकते, वो याद करने की चीज़ें हैं, सारे सिंबल आपको याद ही करने रहेंगे। जितने भी वाल हैं उनके सिंबल दिए गए हैं, और भी बहुत सारे सिंबल दिए गए हैं, पंप हैं, सभी चीज़ों के सिंबल अलग अलग टाइप से दिए गए हैं। तो उन सभी को हाइड्रोलिक सिस्टम के, फैन के, उनके सबके सिंबल वहाँ पे दिए गए हैं, आपको याद करने रहेंगे वो। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं उसमें से जो बेसिक्स निकल के आ रहा है, यानी कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है डायरेक्टली, सिर्फ उसी की बातें कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप नोट करके रखें, समझ के रखें कि एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पास्कल लॉ की डेफिनेशन दी जा सकती है, उससे पूछा सकता है ये कौन सा नियम है, ठीक है, या हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा नियम लागू होता है, तो पास्कल का नियम लागू, इस तरीके से। अब बात आ गई कैविटेशन की, तो कैविटेशन क्या होता है आपको बताना है कि जब अपन लिक्विड को फ्लो करते हैं ना, किसी भी कंटेनर से या किसी पाइपलाइन में जब अपन लिक्विड को फ्लो करते हैं तो क्या होता है, जैसे इसकी डेफिनेशन कहते हैं, किसी भी पाइपलाइन में जो लिक्विड होता है उसके अंदर कुछ बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले हैं वो बन जाते हैं। उससे क्या होता है, जब अपना लिक्विड फ्लो कर रहा है और जब वो बबल्स वगैरह फटते हैं और या लिक्विड अपनी जगह कवर करता है तो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है एकदम से, ठीक है। उस दोष को क्या कहते हैं अपन, कैविटेशन कहते हैं। द्रव की पाइपलाइन में जब बुलबुले बन जाएं उसकी वजह से क्या नुकसान होता है, जो हमारा प्रेशर है उसमें रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। देखा होगा कई बार आपने किसी के हाथ में ब्लड वगैरह चढ़ाते हैं तो जो ब्लड की या ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है जब वो पाइपलाइन में से लिक्विड अंदर जा रहा होता है तो कई बार देखा होगा बबल्स आ जाते हैं और वो अपने को निकालने रहते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उससे जो प्रेशर है, या इंसान की बॉडी की तो अलग बात हो गई, उसके अंदर तो अगर बबल्स अपने अंदर चला जाएगा तो जो हार्ट की पंपिंग है उसका प्रेशर एक बार बीच में खाली निकल जाएगा। यानी कि जब वो पंपिंग कर रहा है उस समय सिर्फ हवा की पंपिंग हो जाएगी, ना कि ब्लड की पंपिंग होगी, तो उससे हमारी जान जा सकती है।
इसलिए वो बबल्स वगैरह अंदर नहीं जाते। तो वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे जब वो बबल्स वगैरह बीच में रहेंगे और फिर जब लिक्विड उस बबल्स को हटा करके खुद की जगह एक्वायर करेगा तो अपना जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। और उसी दोष को क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं, जब द्रव के पाइपलाइन के अंदर बुलबुले बनने लग जाते हैं। अगली चीज देखते हैं, क्या बात है भाई, थोड़ी यहाँ से कर देते हैं इसको, चलो पढ़ी रहने दो इसको। अगली चीज है अपनी बर्नौलीज थ्योरम। पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ फिटर के हिसाब से चलेंगे अपन। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में जानो। सबसे पहले इसका कहना है कि जो द्रव है जब उसका बहाव है, जब वो तेज होता है उस समय उसके ऊपर जो प्रेशर है, जो लगने वाला प्रेशर है उसका मान है वो कम होता है। और जब द्रव का बहाव है वो धीमा होता है उस समय उसके ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो अधिक होता है। द्रव क्या, कहीं से भी मान लो आप, जहाँ पे प्रेशर तेज रहेगा, जैसे कि मैं हाथ में 2 पेज पकड़ूं इस तरीके से, अभी नॉर्मल ये पेज ऐसे खड़े हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनके ऊपर बराबर लग रहा है तो ये नॉर्मल रुके हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं इनके बीच से फूंक मारूंगा तो हिसाब से तो ये है कि फूंक यहाँ से जा रही है तो ये दोनों बाहर की तरफ जाने चाहिए, लेकिन जब यहाँ से प्रेशर यानी कि एयर का प्रेशर यहाँ से मैंने बढ़ाया तो इसके ऊपर जो बाहर का जो अंदर का जो दबाव था वो कम होगा, ये एक दूसरे अंदर की तरफ ही भागेंगे क्योंकि अंदर से जा रही है एयर तेज, मैंने फूंक मारी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हो गया ना हवा का, जब यहाँ से प्रेशर तेज हुआ तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागे। ठीक है, जो बाहर का दबाव है वो बढ़ गया और अंदर का दबाव है वो कम हो गया। तो वही चीज़ हमें बर्नौलीज थ्योरम कहती है। देखिए आपके सामने एक वेंचुरी लगा करके दिखाया गया है यहाँ पे ऐसे, इसका साइज यहाँ पे यहाँ तक ज़्यादा है और इतनी दूरी में कम है। ऊपर 3 गेज लगा करके दिखा रखी हैं। जब यहाँ पे इसका साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर जब आपका लिक्विड इस फ्लो में बह रहा है तो इसका जो फ्लो है, इसका जो बहाव है वो मंद गति से है। जब ये इसका बहाव मंद गति से है तो आपकी गेज में देखिए ये पॉइंटर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, इसका मतलब आपका प्रेशर है वो ज़्यादा है। जैसे ही यहाँ से पाइपलाइन को पतला कर दिया, अब बड़ी पाइपलाइन से जब लिक्विड छोटी पाइपलाइन में एंटर करेगा तो उसकी गति है, उसका फ्लो है बढ़ जाएगा एक साथ। जब इसका फ्लो यहाँ से बढ़ गया, एक साथ तेज हुआ, तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये वहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि जो प्रेशर है उसमें ड्रॉप देखने को आपको मिल गया है साफ साफ। यानी कि जब लिक्विड का बहाव तेज हुआ तो जो प्रेशर है वो डाउन हो गया। वापिस यहाँ आने के बाद बड़ी पाइपलाइन आ गई, यानी कि फिर से आपका बहाव है वो कम हो गया। जैसे ही बहाव कम हुआ तो प्रेशर फिर से देखिए ये पॉइंटर यहाँ आ गया तो आपका प्रेशर फिर से तेज हो गया। यही चीज़ कहती है हमारी बर्नौली थ्योरम। बर्नौली का प्रिंसिपल, थ्योरम छोड़िए, बर्नौली प्रिंसिपल मानिए इसको, नोट कर लीजिए। तब दाब कम हो जाता है।
ये आप नोट कर लीजिए, जब द्रव का बहाव बढ़ जाता है तब दाब है वो कम हो जाता है, और जब द्रव का बहाव कम हो जाता है तब दाब है वो बढ़ जाता है। डायग्राम के माध्यम से आपके सामने ही है बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसी में यही दिखाया गया है। आराम से नोट कर लीजिए इस चीज़ को आप। एक भाई, किसी भी बिंदु के ऊपर द्रव में जो दबाव रहता है ना, वो द्रव की हाइट की वजह से रहता है। जैसे आपने देखा होगा, अपने घरों में पानी का टैंक रखा रहता है, ऊपर पानी की टंकी रहती है, उसके साथ में अपन एक एयर सेक्शन के लिए पाइप लगाते हैं जिसकी हाइट पानी की टैंक या पानी की टैंक से ज़्यादा ही होती है। तो सोचिए कि पानी का टैंक इतना बड़ा है, पाइप लाइन काफ़ी छोटी है, दोनों एक दूसरे से नीचे से जुड़े हुए हैं, फिर भी पानी है वो टैंक में से निकल के पाइप में से बाहर क्यों नहीं जाता, जबकि पाइप तो पतली है, पतली में से भाग के बाहर जाना चाहिए। लेकिन वही है, जो द्रव का अंदर का जो दबाव है ना, वो उसकी ऊंचाई के समानुपाती होता है। ठीक है, ऊंचाई के जितनी ऊंचाई रहेगी समान, अलग अलग कंटेनर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, सभी में एक समान जो नीचे से जुड़े हुए हैं, सभी में अगर द्रव हम डालेंगे तो उनकी हाइट है द्रव की वो सभी में सेम रहेगी, जिसको हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है वो अपन कहते हैं। ठीक है, सभी में हाइट बराबर रहेगी, पतले मोटे होने की वजह से कम ज़्यादा नहीं होगी। पानी टंकी में अगर आधी टंकी रहेगी तो उसी के इक्वल जो पाइप है उसमें पानी रहेगा। टंकी हमारी फुल रहेगी तो जो बगल में पाइप लगा रखी है उसी के लेवल का उसके अंदर पानी रहेगा। ये सब जो द्रव का इंटरनल जो फोर्स है वो उसके हाइट के प्रोपोर्शनल में होता है, समानुपाती होता है, इस वजह से हो पाता है। तो मेरे हिसाब से आपको हाइड्रोलिक सिस्टम अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने बच्चों के साथ में शेयर करके जाएं जो मेरे साथी ITI वगैरह में हो वो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन है वो हमको ही मिलता रहे। अगला वीडियो हम यहाँ पर लेकर के आएंगे इसी से रिलेटेड, हाइड्रोलिक्स के वाल वगैरह हैं जो हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के एक साथ, हाइड्रोलिक्स फिल्टर वगैरह हैं उनका, हाइड्रोलिक पंप वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।